नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर शशि प्रीवियस ईयर में। ये एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो कि 2019 में हुए थे। लगभग 54 सेट थे। इसमें लगभग आपके 19 सेट हो चुके हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर उस चीज़ को चेकआउट कीजिए। मैं यहाँ पर आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूँगा। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद में देखो सॉल्यूशन आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और ज़रूर यार लाइक ज़रूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और अगर कोई आपकी समस्या है, कुछ ऐसी समस्या है तो व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाओ और उस पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो मुझे। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो है, ये कह रहा है कि एक वस्तु को 20% छूट देने के पश्चात 5360 में बेचा गया था। ये सोचो कि अगर कोई चीज़ अगर 100 रुपये की थी ना, अगर उस पर जो MRP था वो 100 रुपये था, अगर उस पर 20% की छूट दे दी गई, ठीक है, डिस्काउंट दे दिया गया, तो वो कितने की हो जाएगी? 80 की। और 5360 में बेचा गया था। देखो ये MRP है, ये जिस छूट देने के बाद ये 80 रुपये की बेच दी गई। तो यही होता है, जब MRP पे अगर कोई छूट मिलती है ना तो इसका मतलब वो बेची जाती है। ये 5360 में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप डायरेक्ट देख लो, 80 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 5360। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5360 के बटे में कितना हो जाएगा भाई? 80 हो जाएगा। और आपको निकालना है अंकित मूल्य, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 100 को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 जीरो से जीरो कट गया, 8 एकम 8, 8 6 48, 8 7 56, कितना हो जाएगा? 6 7 डबल जीरो, यानी कि 6700 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कोई ज़्यादा सोचने की या फिर कोई इतना ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं थी, बस सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए थी कि MRP क्या होती है। अगर MRP पे मैं डिस्काउंट दूंगा तो फिर वो क्या आने वाला है, ये सब आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर लोगे बिना ही कोई मेथड सीखे। देखो ये आंसर आ गया आपका 6700। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए ना, सबसे पहले आपको करना है क्या कि आपको देख लेना है क्या क्या है यहाँ पे, ABC, और तो कुछ नहीं है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ABC लिख दिया। अब क्या रहा है कि A से 20% अधिक है। अगर मैं A को 100 मान लूँ तो ये 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। B से 25% अधिक है, इससे 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 150। ठीक है। अगर मैं 120 का, देखो 120 का अगर मैं 25% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा? 25% निकालूंगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 25, 5 दूनी 10, 2 6 के 12, 6 पंचे 30 आ गया, 6 पंचे 30 आ गया। और इस 30 को इस 120 में जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। अब क्या कहता है कि C की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 330 दे रखी है, तो A का मान बताना है। अब देखो कि 150 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 330। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 330 के बटे में 150। आपको क्या पूछ रहा है? A का मान कितना है? 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा आपका? 22 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 220 आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सेकंड आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 DI है, इसको सबसे लास्ट में करना है आपको, पहले नहीं करना है। ये 4 DI के 4 क्वेश्चन आते हैं और इन सबको इकट्ठा करके करना है, लेकिन अभी हम ऐसे ही कर देते हैं इसको। देखते हैं क्या कहता है कि नीचे दी गई तालिका में श्रृंखला के 5 विभिन्न मैचों में 4 विभिन्न बल्लेबाजों B1, B2, B3 और B4 द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाती है। ये B1, B2, B3 और B4 ये बल्लेबाज हैं, ये मैच खेले गए हैं और इन्होंने इसके अंदर इतने रन बनाए हैं, 120, 195, इस तरीके से ये डाटा हमको दिया गया है। अब क्या पूछता है कि इन 5 मैचों में B1, B4 द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या में अंतर बताना है। देखो B1 ने कितने रन बनाए होंगे, इन सबको जोड़ लो। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको जोड़ लेंगे। 120, 20, 86, 83 और 95, इन सबको जोड़ लिया। 6 3 9, 9 5 14 की यहाँ से लगी 1, 2 2 4 और 1 5, 13, 13 8 21 और 9 30, 30 की 3 और कितना हो जाएगा? 404। कितना आ गया? 404। अब B4 क्या? ये रहा, ठीक है। 5 6 11, 11 8 19, 19 4 23, 23 4 कितना हो जाएगा? 27। कितना हो गया? 270। 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17 और 17 6 कितना हो गया? 23। तो इसका टोटल कितना आ गया? 3 9 293। 404 में से
293 आपको घटाना है। 14 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई, सॉरी 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे कितना है 10 में से 9 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। आंसर कितना आ जाएगा आपका 111, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 111। थोड़ी सी बस कैलकुलेशन थी इसके अंदर, वो क्या था इसके अंदर कैलकुलेशन में क्या करना था, सिर्फ प्लस माइनस करना था और कुछ नहीं था। आपकी ये सब चीज़ें आप बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है, कोशिश करो आप बहुत ढंग से कैलकुलेशन पे बहुत, अगर आपकी कोई गलती होगी ना तो कैलकुलेशन पे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो कैलकुलेशन बहुत ढंग से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54वां क्वेश्चन है, क्या कहता है कि एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है। देखो इसको ना कई तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसको कर सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से, और एक कर सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन से। मैं दोनों ही मेथड से आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं मिक्सचर एलिगेशन से, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन से जैसा आपको सही लगे ना वैसे आप कर सकते हैं। ऊपर क्या है, एवरेज आता है 50 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है 66, और दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है 55। यहाँ पे एवरेज आएगा दोनों का, x मान लेता हूँ, और यहाँ पे कितने शिक्षक थे 50 शिक्षक थे, और यहाँ पे कितने शिक्षक थे, यहाँ पे थे 60। अब एक बात बता दूँ मैं, जो आपका आंसर आएगा ना वो 66 और 55 के बीच वाला आएगा। इससे ना तो 55 से कम आ सकता है और ना ही 66 से ज़्यादा आ सकता है। सारे ऑप्शन देख सकते हो आप, सारे ही इन्हीं के बीच में है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बिल्कुल इससे हटके हो। कई बार ऐसा होगा कि आपको इस जो ऑप्शन होंगे ना इन दोनों के बीच के अलावा और भी हो जाएंगे, तो वहाँ से एलिमिनेट होकर डायरेक्ट आंसर आपका आ सकता है। अब एक बात बताओ, मेरे को इसका चाहिए रेशो, मैंने रेशो निकाला तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया आपका 5/6 आ गया। अब देखो आपको पता है जब मिक्सचर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये वाला नंबर कोई सा भी एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 66 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स माइनस कितना हो जाएगा 55। क्लियर। अब क्या करना है, अब आप क्या करना है कि x माइनस 55 और 66 माइनस एक्स कितना आ जाएगा 5/6। देखो ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं बताता हूँ। वो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से ना ऑप्शन पिक कर लो भाई, कोई सा भी ऑप्शन पिक कर लो। मान के चलो मैंने 60 ऑप्शन पिक कर लिया, यहाँ पे देखो 60 कर लिया। देखो यहाँ पे कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 6। बताओ सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये इससे, अगर आप ऐसे करोगे। नहीं तो आप ये इक्वेशन आ गई है आपकी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के देख लो और जो रेशियो सेटिस्फाई करे वो उससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई। अब क्या है कि एक विद्यालय में 50 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है 66। आपको क्या करना है 50 इंटू में 66 प्लस क्या करना है दूसरे विद्यालय की औसत आयु कितनी है 60, 60 इंटू में 55, ये आपने कर दिया। अब फिर क्या करना है दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को मिलाकर औसत आयु क्या होगी, दोनों विद्यालय के शिक्षक कितने हो गए, दोनों विद्यालयों के शिक्षक हो गए 50 और 60, कितना हो गया 110। आप क्या करोगे इसको सॉल्यूशन करोगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, इतना हो गया है। अब इसके अंदर ना आप इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो दो टाइप के बंदे होंगे जो इस कैलकुलेशन को करेंगे। क्या करेंगे देख लेते हैं, एक मिनट रुक देना। क्या करेंगे वो इसको करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर बाद में 110 से भाग करेंगे। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो मैं क्या करता हूँ इस 0 से ये 0 मैंने काट दिया। क्लियर हो गया बात। 11 कम 11, 11 पंचे 55 और 11 छः 66, 5 छः 30 और 6 पंचे 30, कितना हो गया एवरेज 60। क्लियर हो गई, 60 आपका आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन को छोटा करना है ये तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब चीज़ें आप सीखोगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55वां। 3200 रुपये की एक राशि 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या होगा। जो रेट है आपके पास वो कितना है 20%। अगर मैं SI की बात करता हूँ तो 2 साल के अंदर आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 40%। ठीक है। अगर मैं बात करूँ CI की, CI के अंदर तो 2 साल के अंदर ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 40 प्लस में 40 और 4 चौक कितना हो जाएगा 1600 और बटे में 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 40। थोड़ा सा मिस स्पेल्ट हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। जो रेट है आपकी वो कितनी है 20 और 20 कितना हो जाएगा 400
और ये 2 जीरो थे, 2 जीरो कट गया, 20 20 40 और 4 44। जो आपका जो CI हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 44 रेट हो जाएगी, 44%। और जो आपका SI हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40% रेट हो जाएगा। यानी कि इसका डिफरेंस निकालना था, कितना आ जाएगा डिफरेंस, यानी कि 4% हो जाएगा, 4%। तो आपको क्या निकालना है, 3200 का 4% निकालना है, यानी कि 3200 का 4% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, आंसर कितना आ जाएगा 128, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका 128 हो जाएगा। कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है यार, कोशिश करो कि जितने कम फार्मूले होना उतने ही फार्मूले आप याद रखो, अदरवाइज 50 फार्मूले याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमसे जुड़ो, जो आपके पेपर हैं उनका एनालाइज करो, आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में जहाँ से आप लोग जो चीज़ आप फार्मूले से करते थे ना, वो आप लोग बिना फार्मूले के कर रहे हो। और पेपर के लिए यार कितने फार्मूले याद करोगे, वैसे ही सर में इतनी 50 टेंशन रहती है। तो फार्मूले याद करने से बचो। और बेसिक चीज़ें ये आपको मैंने पिछले जो आप सेट देखोगे ना, तो वहाँ पे आप क्लियर हो चुका होगा आप तक, क्योंकि मैंने कई बार इसको डिटेल में समझाया। तो पीछे के सेट सारे के सारे देखो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शंकु की ऊंचाई, देखो शंकु बना देता हूँ मैं, ये शंकु है, ये शंकु बन गया। एक शंकु की ऊंचाई देखो, ये क्या होती है, ये ऊंचाई होती है, और ये जो तिरछी है इसको बोलते हैं L, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। और ये आपका हो गया रेडियस, यानी कि R। क्लियर हो गया होगा इतना तो। अब क्या कह रहे हैं, जो इसकी रेडियस है वो कितनी है 10, और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 24। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये बनता है 90 का एंगल होता है, और ये यहाँ पे क्या होता है, आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी, यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर इक्वल टू में कर्ण का स्क्वायर, तो वही है। तो ये जब ये निकालने की बात आएगी ना, तो आपको वही पाइथागोरस प्रमेय लगानी है जो आपने कई बार लगा चुके हो, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। अब क्या कह रहा है, यदि इसे रंगने की दर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल कितना खर्चा होगा। देखो बाहर से कहाँ रंगना है, यानी कि अंदर नहीं रंगना है, इसके अंदर आपको ये बाहर की इसको जो तंबू है वो रंगना है, और इसके अलावा और कुछ नीचे नहीं रंगना है, आपको नीचे भी नहीं रंगना है, ठीक है। सिर्फ आपको ये सब चीज़ें रंगना है। जब ये सब चीज़ें रंगेंगे ना, तो इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है πr/l। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और आर कितना है, आर दे रखा है आपको 10। और बात करते हैं यहाँ पे एल की। एल कैसे निकालेंगे, मैंने पहले ही बोला। एल के लिए क्या करेंगे, इस 24 का स्क्वायर करेंगे और इस 10 का स्क्वायर करेंगे, और ये कर्ण हो गया, ये हो गया एल का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। डायरेक्ट निकाल लेना। मेरे को ये चीज़ डायरेक्ट कैसे पता है कि मेरे को पता है 24 10 और 26, यानी कि जो आपका ट्रिपलेट बनेगा, यानी कि वो क्या बनेगा 24 10 26। कैसे, यानी कि 24 का कितना होता है 576, और 10 का कितना आता है 100। इनको जोड़ देते हैं, कितना हो गया 676। 676 किसका होता है 26 का। ये सब चीज़ें मेरे को पहले से ही याद है, तो इसके लिए मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। इंटू में इसको रंगने का खर्चा कितना है 28, इसको कर देते हैं 28 से मल्टीप्लाई। 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब क्या चीज़ याद रखनी है, अब ये चीज़ याद रखनी है कि इस 10 को साइड में रखो, जो भी नंबर इसका मल्टीप्लाई करके आएगा ना, लास्ट में एक जीरो रहेगा ही, और देखो सब में जीरो है लास्ट में, ठीक है। अगर किसी में भी अगर ऐसा होता कि 3 ऑप्शन में जीरो नहीं था, तो हम बिना ही कुछ सोचे समझे इसको टिक कर देते, किसी को भी टिक कर देते, जो चीज़ आंसर होता है और वो आंसर हो जाता है हमारा। अब क्या करेंगे, मैंने इसको साइड में रख दिया। अब क्या करता हूँ मैं, लास्ट डिजिट देखता हूँ, 4 6 24 है ना, 24 दूनी कितना होता है 48, यानी कि लास्ट में जो सेकंड डिजिट है ना वो कितनी रहेगी 8 रहेगी। तो देखो ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता, आपके पास ये 2 ऑप्शन बच गए, या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 2 होगा। आपको इतनी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। और एक चीज़ और है, देखो ये कितना है 22 × 26 × 4, देखो 22 × 10 × 26 × में 4। अब देखो जो आंसर होगा ना वो 11 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल होगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। 11 का मल्टीपल होगा तो मैं चेक कर सकता हूँ, यानी कि 8 2 10 और 8 2 10, यानी कि ये 11 का मल्टीपल हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 8 16, यानी कि 16 में से 9 गया, यानी कि 7। आपको पता है 11 से मल्टीपल कब होगा, या तो उसको जोड़ने या घटाने पे कितना आए 11 आए, या फिर कितना आए 0 आए। तो देखो ये तो नहीं हो रहा, आंसर कितना हो रहा है ये, क्योंकि इसको घटाने पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आपको लगता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास इतना समय है कि मैं मल्टीप्लाई करूँगा और आपका आंसर सही आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,880 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ज़रूर मज़ा आ रहा है ना यार, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, देख लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
बल्लेबाज B3 द्वारा बनाए गए रन की प्रति मैच औसत संख्या क्या है? B3 कहाँ है भाई? ये रहा B3। और B3 कितने रन बना रहा है? यानी कि 23, 36, 45, 19 और 27। इसका औसत पूछ रहा है। आपको क्या करना है? 2, 3, 5, 4, 9, 10, 2, 12, 120 हो गया। 120 साइड में रख लो। 9, 7, 16, 16, 5, 21, 6, 27 और 3 कितना हो गया? 30। कितना हो गया टोटल इसका? हो गया 150। 150 को कितने मैच खेले गए हैं? M से लेकर M5 तक, यानी कि 5 मैच खेले गए हैं। तो 5 से इसको भाग कर देंगे। 5 एकम 5, 5 या 15, यानी कि औसत कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लोगे। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा? देखो 8 के पहले 4, यानी कि एक तो 8 हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? 8 तिया 24 हो जाएगा, और 8 चौक 32 हो जाएगा। यही तो हो जाएंगे। बताओ इसके अलावा और कुछ होंगे तो? ठीक है। अब देखो 16, 8 कितना हो गया? 24, 24 दूनी 48, 48 और 32 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और इस 80 को मैं क्या करता हूँ? 4 से भाग कर देता हूँ। आंसर कितना हो जाएगा? 20। यानी कि औसत कितना हो गया? 20, यानी कि ऑप्शन बी है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किसी आयताकार बगीचे, आयताकार तो आपको पता ही होगा, ये एक आयताकार हो गया। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या बनेगा? ये 90 का एंगल बनेगा। हर एक एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। अगर मैं बात करता हूँ इसके एरिया की, तो वो कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मैं बात करता हूँ इसके परिमाप की, परिमाप के लिए क्या होता है? 2L प्लस में B। ये हो गया। अब बेसिकली जो परिमाप होता क्या है? परिमाप ये होता है कि कोई सा भी फिगर हो, कोई सा भी फिगर हो, आपको क्या करना है? जैसे ये सारी की सारी ये जो बाहर की जो बाउंड्री है ना, इन सबको जोड़ लो, तो यही परिमाप होता है, कोई सी भी हो। देखो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो क्या करते हैं? इस बाहर की बाउंड्री को जोड़ते हैं। क्लियर हो गई। और इसके अलावा क्या? जैसे वर्ग हो गया, है ना, अगर तो क्या करते हैं? ये सारी की सारी बाउंड्री जोड़ लेते हैं, तो यही परिमाप होता है। इतना बात आपको समझना पड़ेगा। क्लियर हो गई। अब क्या पूछा है इसके अंदर? आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और जब मैं इसको बांट देता हूँ ना आधा आधा, यानी कि जो अब इसके अंदर मैं विकर्ण खींच देता हूँ, तो ये भी 90 का बनता है, और ये भी, और ये दोनों जो ट्राइंगल बनते हैं वो दोनों एकदम बराबर होते हैं। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 12, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 9 है। 12 में कितना हो जाएगा? 108, यानी कि ऑप्शन 4 इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसके अंदर पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF पूछ रहा है, और एक होता है LCM। आपको दोनों ही मेथड यहाँ पे सब बता देता हूँ। जो यहाँ पे पूछा है वो पूछा है आपसे SCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक, और मैं आपको LCM के बारे में भी बताऊंगा कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है जब इस तरीके से कंडीशन दे दी गई हो। ठीक है, तो देख लो। देखो जब SCF होगा ना, तो SCF में क्या करते हैं? वही नंबर लेंगे जो दोनों में हो, जो दोनों में अवेलेबल हो, इसके अलावा वो नंबर नहीं लेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 तो है, लेकिन यहाँ पे 2 का तो कोई नामो निशान नहीं है ना, तो आंसर में 2 तो हो ही नहीं सकता, आंसर में 2 नहीं हो सकता, सिंगल एक ही आंसर बच गया, है ना। तो देखो 3 की पावर 1, अब यहाँ से वो नंबर लेंगे जो मिनिमम हो। SCF के लिए कौन सा नंबर लेंगे? SCF के लिए वो वाला नंबर लेंगे जो मिनिमम हो। देखो यहाँ पे 3 की पावर 5 है, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? 1, तो मैं कौन सा लूंगा? मैं लूंगा मिनिमम वाला जो कम है। वो कितना है? 3 की पावर 1। देखो 3 की पावर 1 ले लिया। अगर मैं बात करता हूँ, देखो 7 की पावर 1 है, लेकिन इस वाली साइड में 7 का तो नामो निशान नहीं है, तो मैं 7 कैसे ले सकता हूँ? ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 आएगा ही नहीं किसी भी तरीके से। समझ रहे हो ना बात को? तो अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 2 आ गई, और यहाँ 5 की पावर 5 आ गई, तो मैं कौन सा लूंगा? मैं यहाँ पे लूंगा कम वाला। कम क्या है? 5 की पावर 2। देखो ये 5 की पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो जब हम SCF निकालेंगे ना, जब हम SCF निकालेंगे, तो हम एक तो क्या लेते हैं? मिनिमम पावर लेते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं, और क्या लेते हैं? हम कॉमन पावर लेते हैं, कॉमन नंबर लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों में से कोई चीज़ बहुत ही मिनिमम होगा तो वही नंबर हम लेंगे, उसी को प्रायोरिटी देंगे, ना कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी या फिर कोई नंबर बड़ा होगा उसको नहीं लेंगे। अगर वो दोनों में है मौजूद तो देखेंगे, अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे। अब मैं बात करूँ LCM की। अगर मेरे को ना, अगर इसी का मेरे को क्या निकालना हो जाए, अगर मेरे को LCM निकालना हो जाए, तो फिर मैं क्या देखूंगा? देखो 2 की पावर 3 यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको 2 की पावर 3 लेनी होगी जब हम LCM निकालेंगे। अब देखेंगे 3 की पावर 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हम कौन सी पावर लेंगे? 3 की पावर 5 लेंगे। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 5 है, और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे 5 की पावर 5। अब देखते हैं 7 की पावर 1 यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लेंगे 7 की पावर 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आपका LCM हो जाएगा, जो कि आपको दिया भी होगा।
देखो ये एलसीएम इसका दे रखा है इसके अंदर। क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपको एचसीएफ की भी समझ में आ गया होगा और आपको एलसीएम का भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम जहाँ से हमको लगता है कि ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो सकता है तो हम साथ में उस चीज़ को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी। मान के चलो 80 वस्तुएं खरीदी हैं और 80 वस्तुएं जो हैं वो 80 रुपये की हैं, 1 रुपये की एक वस्तु है। इतनी चीज़ें वो अपने आप से एज्यूम कर लेना है। अब क्या कहता है कि कुल वस्तुओं की 25% वस्तुएं खराब हो गई। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 80 का 25% निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 वस्तुएं क्या हो गई खराब हो गई। जो बेचने के लायक हैं वो कितनी बची हैं 60। क्लियर हो गई। अब शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया। अगर मैं इसको 50% के लाभ पर बेचूंगा तो कितनी हो जाएगी, यानी कि अगर मैं इसको 50% के लाभ पे बेचूंगा तो 150 के बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी और 15 अच्छी कितना हो जाएगा 90। देखो ये कितने की बेची, इसने जो सेल किया है वो कितने का किया है 90 का। और ये जब ये शुरू में खरीद रहा था वो कितने की थी 80 रुपये का। तो बताओ फ़ायदा कहाँ हुआ, यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो भी फ़ायदा हुआ यही हुआ। तो 80 रुपये की खरीदी और 90 रुपये की बेची, 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। 10 रुपये का फ़ायदा हो गया किस पे, 10 रुपये का फ़ायदा किस पे हो गया 80 पे, इंटू में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 12.5 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक किताब का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, देखो ये एसपी है और सीपी जो जिस रेट पे हम कोई माल खरीदते हैं, एसपी वो जिस रेट पे हम कोई माल बेचते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 3 दे रखा है। और अगर मैं बात करूं सीपी की तो वो कितने दे रखी है 4 दे रखी है। ज़्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है, यानी कि लॉस हो गया उसको। कितने का लॉस हो गया, 4 की उसने खरीदी, 3 की बेची, कितने का लॉस, 1 का लॉस, कितने पे 4 पे। यानी कि जो उसको हानि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25% की हानि हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन 2 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना भाई जिसने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्षों में स्वयं का 14 गुना हो जाता है। इसका जो बेसिक फार्मूला है ना, जो कि हमने बचपन में भी पढ़ा होगा 7th 8th में, वो क्या था P इंटू आर इंटू टी के बटे में 100 इजिकल टू में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ब्याज। क्लियर हो गई। अब P तो नहीं पता, बस इसी फार्मूले पे चलेंगे। कैसे चलेंगे, P तो हमको नहीं पता, R रेट भी हमको नहीं पता शुरुआत में, और टाइम कितना लग रहा है 15 वर्षों में, और कितना गुना हो जा रहा है 14 गुना। कहने का मतलब ये था कि अगर ये पी थी ना, ब्याज लगने के बाद कितना हो गया 14 पी हो गया। इसका मतलब इस पे ब्याज कितने का है, ये यहाँ पे ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, तो ब्याज कितना हो गया 13 पी। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे ब्याज लेना था, यहाँ पे कितना आ गया 13 पी। इस पी से ये वाला पी कट गया और फिर बाद में काटते हैं, 5 या 15, 5 दूनी 10, 0। तो आर रेट कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, 260 के बटे में 3%। ये आ गया इसका रेट। अब क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगी। हमें नहीं पता राशि कितनी थी, पी मान लो, और रेट आपके पास कितना है 260 के बटे में 3, परसेंटेज को हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगी, इंटू में टी कितना हो जाएगा, टी आपको नहीं पता, टी ही आपसे पूछ रहा है टी। और देखो 92 गुना हो गई है ये, यानी कि पी से कितना हो गया है 92 पी, यानी कि 92 गुना हो गई है। अब देखो ये तो इसका मूलधन है और ये मिश्रधन है कितना 92 पी। तो यहाँ पे हमको ब्याज कितना मिल गया 91 पी। तो यहाँ पे कितना आ गया 91 पी। पी से पी कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आ गया कितना 15, और 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 135। यानी कि इस 15 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 135 वर्ष, यानी कि 105, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, कितना आ जाएगा 105 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 135 बोला जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। 15 7 कितना होता है 105 वर्ष आपका, यानी कि 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि M5 में इन बल्लेबाज द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज औसत रन क्या है। M5 में ये रहा M5, इन सबको जोड़ो, 20, 70, 90, 130, 130, 130, 141 के बटे में कितना 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2, 4 पंजे 20, 35 आ रहा है।
35 देखो कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। आगे की निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आपके 2 डिजिट मिल गए और जब सिंगल और कोई डिजिट है ही नहीं, तो आगे का क्या निकालना है हमको, कोई ज़रूरत नहीं है। 35.25 पूरा तो आंसर है नहीं कि आपको सोल्यूशन निकालना है यहाँ पे और वो चीज़ आपको उस चीज़ के मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ आपको ऑप्शन पिक करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 35.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना इसको कभी भी पहले करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये होते हैं घातक होते हैं ये। तो इसको देख लेते हैं, देखते हैं भाई। देखो 5 5 6 30 और कितना हो जाएगा 31 के बटे में 5 इंटू 5 के बटे में 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुना। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इससे सॉल्व करते हैं बोर्ड मास से। इसको देखेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। बी से क्या होता है ब्रैकेट, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 62 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 62 इंटू में 5। क्लियर। यहाँ से 62 दूनी कितना हो जाएगा 124 माइनस 16 पंचे 80 और 11 पंचे 55। क्लियर। 31 के बटे में 5 इंटू में 5 के बटे में 6 इंटू में 124 और यहाँ से जोड़ लेते हैं 124 और 55। 5 4 9 5 2 7 179। इसमें से 80 मेरे को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 99। यानी कितना हो जाएगा 99 के बटे में 62 इंटू में 5। 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 5 से 5 गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा ऊपर से 33 बच गया 33 और नीचे कितना बच गया 5 दूनी 10 दूनी 20। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 33 के बटे में 20 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये भी लास्ट में देखेंगे, फिर भी देखते हैं। 4 प्लस में 200 आपको पेपर में लास्ट में देखना है, मैं तो अभी देखूंगा ही, आपको पेपर में लास्ट में देखना है। 200 के बटे में 50 प्लस में 3 के बटे में 2 का, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4 5 के बटे में 5 चौक 20। 50 एकम 50 50 चौक 4 प्लस में 4 प्लस में 3 के बटे में 2 गुना में कितना हो जाएगा माइनस का 1 के बटे में 20। सॉल्व नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। 4 4 8 प्लस में 3 एकम 3 माइनस का हो जाएगा और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 का। 8 चौक 32, 8 चौक 32 माइनस का 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 40। 320 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 317 के बटे में 40। यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो वस्तु का मूल्य है कितना है 4 और 3। तो देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, 4 और 3। अब मैं क्या करता हूँ अपनी तरफ से ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ 1 0 और लगा देता हूँ इसके आगे। क्लियर हो गई। अब ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा मॉडिफाई हो जाएगा। अब आपको आगे कैलकुलेशन करने में ईजी पड़ेगा। पहली वस्तु को मूल्य 50% से बढ़ाया गया, यानी कि अगर मैं 50% बढ़ाऊंगा, इसका मैं 50% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इस 40 में इस 20 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 60। क्या कह रहा है कि दूसरी वस्तु का मूल्य 10% घटा दिया जाता है। इसके अंदर से अगर मैं 10% निकालूंगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इस 30 में से इस 3 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, यदि दूसरी वस्तु का नया मूल्य 54 है, यानी कि दूसरी वस्तु का जो नया मूल्य है वो कितना है 54, तो क्या इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है 54 है ना। 27 को क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से मेरे को क्या करना पड़ेगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 120। क्लियर हो गई। यानी कि सीधे सीधा देख लो आप क्या कह रहे हैं, तो पहली वस्तु का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, यानी कि पहली वस्तु का जो वास्तविक मूल्य कितना था 40 था। 60 यूनिट की वैल्यू कितने हैं 120, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 120 के बटे में 60। आपको क्या पूछ रहा है 40 की वैल्यू पूछ रहा है, इनटू में क्या कर दूंगा 40। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में करता है और डी अकेला समान कार्य को 30 दिन में कर सकता है। सी तथा डी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है जो अब तक हमने किए हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60,
और इस 60 को मेरे को क्या करना है, ये दोनों क्या है, एफिशिएंसी आ गई है सी और डी की, यानी कि सी की एफिशिएंसी 3 है और डी की एफिशिएंसी 2 है। और जब मैं इनकी एफिशिएंसी से इस टोटल यूनिट को, ये जो 60 है ना, ये टोटल यूनिट वर्क है कि कितना काम किया है इन दोनों ने मिलके, वो 60 काम किया है, 60 यूनिट काम किया है। तो इस 5 को इससे भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा काट के, आंसर आ जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नीचे दिए गए डेटा में उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। तो क्या पूछ रहा है, दिए गए डेटा का बहुलक बताना है। बहुलक आपको पता ही है क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो बहुलक होता है। यानी कि व्यक्तियों की संख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे भी कम 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 है। तो इसके सामने कितना बचत कितनी है, 20। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यदि एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है तो व्यक्ति 1620 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। जब भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो ये समझ दो, ये फार्मूला होता है 4 में दूरी के बटे में समय। 80% क्वेश्चन ना इस फार्मूले से हो जाते हैं आपके, 80% क्वेश्चन इस फार्मूले से हो जाते हैं, जो भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है। अब देखो चाल कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड है, दूरी कितने की बात कर रहा है, 162, यानी कि 1620 किलोमीटर की दूरी कर रहा है। और बटे में कितना होगा, समय आपको नहीं पता, x मान लेता हूँ। अब देखो 40 मीटर सेकंड में पूछ रहा है, दिया हुआ है, और आंसर कितना निकाल रहा है, घंटे में निकाल रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको पर किलोमीटर घंटा की निकाल लूँगा स्पीड। तो फिर मैं क्या करूँगा, 18 के बटे में 5 कर दूँगा। क्लियर। 18 ही कम 18, 18 में कितना होता है, 162, 1 जीरो बच गई। और 30 से कम 30, 30 दिया कितना हो गया, 90। इस 5 को यहाँ चला जाएगा और ये x यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 घंटे। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका, डी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिल 35 किलोमीटर घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है। मान के चलो कि वो डिस्टेंस ये है, ये उसका घर है और ये इसका ऑफिस है, और इसके बीच में ये कुछ डिस्टेंस है, वो आपको नहीं पता, वो मान के चल लो मैंने ले ली x। क्लियर हो गई। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ से गया अपने ऑफिस, तब उसकी स्पीड कितनी थी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। जब घर वापस आया ना, यहाँ से वापस आया, तब इसकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहे हैं, उसको जो कुल टाइम लगा, यानी कि यहाँ से जाने में और यहाँ से वापस आने में जो टाइम लगा ना, वो कितना है, 39 आवर। क्या कह रहा है, तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी कितनी है। देखो ये दूरी है x मान ली मैंने, और इसको कितने से कवर कर रहा है, 35 को। फिर ये दूरी है, इसको, ये तो जितनी दूरी यहाँ से जाने में लगेगी उतनी ही दूरी तो आने में लगेगी, तो सेम दूरी थी x, और कितने डिस्टेंस से, 30। तो यहाँ से कुछ आवर आ गए, यहाँ से कुछ आवर आ गए, और टोटल कितने आ गए, 39 आवर आ गए। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इसको या तो इसको सॉल्यूशन कर लो, बाकी क्या कर सकते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे बारी बारी रखे देखूंगा ना, जिसका सॉल्यूशन, जिसको जोड़ने के बाद 39 आ गया, वही आपका आंसर है। पहला ही ऑप्शन उठा लेता हूँ, ठीक है। यानी कि 630 के बटे में कितना हो जाएगा, 35, और 630 के बटे में कितना हो जाएगा, 30। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना आया काट के, 21 आ गया। 7 पंचे 35, 7 निन्मे 63, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 और 21 कितना हो जाएगा, 39। देखो आज का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही आंसर है आपको। देखो यार, अगर x वाली वैल्यूबल अगर आप सॉल्व करोगे ना तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपके, और इतना यार टाइम है नहीं आपके पास कि आप लोग बेसिक से, यानी कि x मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इसी से बचने के लिए यार इतना तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी, 4 हो गई, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ए की वैल्यू कितनी थी, 4, और बी की वैल्यू कितनी थी, 5 रेशो, और बी की वैल्यू कितनी थी, 5, और ए की वैल्यू कितनी थी, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 और 5 25, यही आंसर है इसका। यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी सेम ही है कि 1/a, ए की वैल्यू कितनी है, 4, 1/b की वैल्यू कितनी है, 5, और 1/c की वैल्यू कितनी है, 6। अब मेरे को क्या करना है, 4, 5, 6 का एलसीएम लेना है। तो मैं क्या ले सकता हूँ एलसीएम, बताओ, 60 ले लेते हैं। यानी कि इसको इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने 4 को 60 से भाग किया ना, तो कितना, 4 एकम 4 पंजे 20,
5 एकम 5 दूनी 10 और 6 दाम 60, कितना आ गया 15 12 10। आंसर देखो 15 12 10, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये ना 2016 का जो एसएससी का सीपीओ का पेपर हुआ था ना, एसएससी सीपीओ का, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, और 2017 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। अब ये क्या कर दिया है, अब ये जीडी में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयताकार मेज का परिमाप कितना है। एक आयताकार मेज है, ये देखो शुरू में एक और क्वेश्चन आया था, एक आयताकार मेज है और इसका परिमाप कितना दे रखा है 48। मैंने क्या बताया था 2l प्लस में b इजिकल टू कितना हो जाएगा 48, l प्लस में b इजिकल टू कितना हो जाएगा 24। क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि l इंटू बी कितना है 128। क्या पूछ रहा है, मेज की लंबाई पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। ठीक है, मेज की लंबाई पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। अब आपको क्या देखना है, मेज की लंबाई। अब ऑप्शन से उठा लो, ये ऑप्शन से उठाओ। अगर मेज की लंबाई 10 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 140, जबकि आना कितना चाहिए था 128, यानी कि आंसर नहीं होगा। अगर मैं 12 ले लेता हूँ तो 12 12 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 12 12 24, दोनों 24, यानी कि दोनों ये वाली साइड तो बराबर होगी नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर मैं 16 ले लेता हूँ, अगर मैंने लंबाई की जगह 16 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं, 16 8 कितना होता है 128, आंसर कितना हो जाएगा यही हो जाएगा। क्लियर होगी कि बात की नहीं। अगर मैं देखो एल की जगह अगर मैं 18 लेता हूँ तो बी की जगह कितना आ जाएगा 6 6 48 की 4 6 कम 6 6 48 4 आ गया, 6 कम 6 4 10, कितना आ जाएगा 108। 108 तो आंसर हो नहीं सकता ना, ठीक है, जबकि बोल रहा है कितना है 128, तो 16 8 कितना होता है 8 6 48 की 4 8 एकम 8 4 12 128, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसके अंदर देखो, अगर आप ये सब नहीं सोचोगे ना तो आप पता है कैसे करते, इसको बता देता हूँ। आप क्या करते, यहाँ पे क्या करते, एल का स्क्वायर करते, फिर बी का स्क्वायर करते, और फिर 2LB करते, और फिर बाद में 24 24 कितना हो गया 576। फिर यहाँ पे क्या करते, LB की वैल्यू कितनी है 128, यहाँ पे रखते, फिर यहाँ से इसकी वैल्यू आती, फिर बाद में इस तरह से करते हैं हम। तो यार ज़रूरी नहीं है इस तरीके से करना है, जब आपको पता है कि सिंपल में जब चीज़ें हो रही हैं, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसका इस्तेमाल कब करोगे यार, इसका इस्तेमाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला आज का। विवेक है, यहाँ पे देव साहब हैं और ललित हैं। अकेले एक कार्य को क्रमश 10 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 10 15 और 20। ये ललित है ना, ये मिर्ज़ापुर वाले ललित नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 10 15 20, इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर जो आपका एलसीएम हो गया वो कितना है भाई 30 हो जाता है, ठीक है। 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 60 ले लो, 20 को तो मैं भूल ही गया था, 60 ले लेते हैं। 10 छिके 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। अब क्या कह रहा है, विवेक और देव, ये विवेक हो गया, यानी कि ये विवेक हो गया और ये देव, समान कार्य को आधा कितने दिनों में, समान कार्य का आधा, जो कार्य कितना था 60 यूनिट था, अगर मैं इसका आधा लूँगा तो कितना हो जाएगा 30 यूनिट। कितने दिन में पूरा करेंगे 6 4 10, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 10 के हिसाब से काम करेंगे, तो 10 से इसको भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 3 डे इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आप मेरे को बताओ कि आपको कैसे लगा, सॉल्यूशन कैसा था, आपको समझ में आया नहीं आया, कुछ बताओ, फीडबैक दो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक तो ज़रूर कर दो और शेयर भी ज़रूर कर दो, बस इतना काम कर दो आप लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना काल है, त्रहम हो रखा है हर जगह, आप लोग इस बात को समझो। चलो चलते हैं फिर, कल को मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।